वेलकम बैक टू द चैनल द सोशल साइंसेज। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को। ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट चैप्टर होने वाला है एंड एट द सेम टाइम सबसे लेंथी भी होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत लंबा है, मुझे नहीं पढ़ना या डर लग रहा है, सो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू रिमूव दैट फियर टुडे। ठीक है, इस चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको स्टोरी फॉर्मेट में समझें। इसको ऐसे समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, आप बस उसको वापस से सुन रहे हो। ठीक है, और इस तरीके से ये चैप्टर आपको बहुत ईज़ी लगने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया है कि कैसे प्रिंट कल्चर हमें चारों तरफ देखने को मिल सकता है। बुक्स हो, जर्नल्स हो, डायरीज हो, न्यूज़पेपर्स हो, है ना, पेंटिंग्स हो, हर जगह हमें क्या देखने को मिलता है? प्रिंटिंग ही देखने को मिलती है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा कॉमन है प्रिंटिंग कि आज हम लोग टी-शर्ट्स पे भी प्रिंट करा के घूमते हैं। ठीक है, 3D टेक्नोलॉजी आ गई है प्रिंटिंग की। सो ओवर एंड एवरीवेयर यू कैन सी कि प्रिंटिंग ही चल रही है। इसी प्रिंट टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये सर्कुलेट कैसे हुआ, इसकी पूरी स्टोरी समझेंगे। और इसमें हमें बताया गया है कि देखो कैसे इस पेंटिंग में भी आप देख सकते हो दैट दिस इज अ मुगल कोट। और इस कोट में एक स्क्राइब है जो कि कुछ लिख रहा है किसी पेपर पे, कुछ लोग पढ़ रहे हैं कोई चीज, है ना। तो प्रिंटिंग उस समय से चल रही है। तो ये प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, ये स्टोरी कैसे चालू हुई, ये हम पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, जो सब चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग जो एज अ टेक्नोलॉजी ये सबसे पहले डेवलप हुई चाइना, जापान एंड कोरिया में। ठीक है, यानी ईस्ट एशिया में ये जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले आई। यहाँ पे लोग क्या करते थे, हैंड प्रिंटिंग करते थे। मतलब जस्ट इमेजिन देयर यूज्ड टू बी अ पेपर। उस पेपर पे ये लोग क्या करते थे, अलग अलग अल्फाबेट्स के उन्होंने ब्लॉक्स बना रखे थे, वुडन ब्लॉक्स, A B C D, है ना, इस तरीके से, या फिर न्यूमेरल्स हो गए 1 2 3 4। अब इन ब्लॉक्स को इन्हीं पेज पे आके हैंड से प्रिंट कर देते थे। मतलब एक स्टैम्प बना के रखा हुआ है नंबर 1 का, उसको आके इस पेज पे उसका ठप्पा मार दिया। ठीक है, तो ये हैंड प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजी थी जो कि चाइना में लोग यूज कर रहे थे बाय प्रिंटिंग द पेपर अगेंस्ट एनी इंक्ड वुड ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से ये लोग पेज बनाते थे अपना, उस पर प्रिंट करते थे। और जब इस तरीके के पेजेस को एक साथ कलेक्ट करके रख दिया तो वो बन जाता था अकॉर्डियन बुक, है ना। और अकॉर्डियन बुक में हर पेज को चारों तरफ से स्टिच कर दिया जाता था। तो अगर आप इमेजिन करो कि ये पेज है, इसको चारों तरफ से ना इसकी स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग क्यों की है, ताकि ये जो पेज है हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, है ना। और कैलीग्राफी से भी उसको डेकोरेट किया जाता था या फिर उसकी ब्यूटी को और एनहांस किया जाता था। तो अकॉर्डियन बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ क्वेश्चन, ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है अकॉर्डियन बुक। तो इस तरीके से चाइना में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी एंड दिस वाज ऑल हैंड प्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि चाइना में ही ये क्यों डेवलप हुआ, ये किसी और जगह पे भी तो आ सकता था। तो इसका रीजन है कि चाइना में प्रिंटेड मटेरियल हर हमेशा से इसीलिए फेमस रहा क्योंकि चाइना में ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे ये जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है वो चाइना में उस समय से थी, बहुत पहले से थी। और चाइना जो था अपना खुद का सिविल सर्विस एग्जाम कराता था। नो वंडर चाइना जितना अच्छा कर रहा है, बिकॉज उसकी हिस्ट्री जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो ब्यूरोक्रेसी का एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कराता था चाइना। और उस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे जब बैठते थे, ठीक है, तो उनको पढ़ना पड़ता था उस एग्ज़ाम के लिए। तो दे वुड रीड बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स, और उन बुक्स को कैसे प्रिंट किया जाता था, हैंड प्रिंटिंग से। ठीक है, तो ये जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ चाइना में कि प्रिंट जो था वो सिर्फ स्कॉलर वर्क के लिए नहीं, इनफैक्ट मर्चेंट्स जो थे वो भी उसको एवरीडे लाइफ में यूज़ करते थे। फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एज अ लीजर एक्टिविटी, मतलब टाइम पास के लिए भी लोग रीडिंग करते थे। ठीक है, उस टाइम में तो कोई इंटरनेट नहीं है, कोई यूट्यूब नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, देयर इज नथिंग दैट इज, देयर इज नो अदर सोशल एक्टिविटी, नो सोशल मीडिया एक्टिविटी दैट वुड बी देयर। तो लोग क्या करते थे, लोग एज अ लीजर एक्टिविटी किताबों को पढ़ते थे, और वहाँ पे प्रिंटिंग डेवलप भी थी, है ना। तो पीपल वुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स टू रेफर टू। फिक्शनल नैरेटिव्स हैं, पोएट्री है, ऑटोबायोग्राफीज हैं, एंथोलॉजीज है जो कि छप रही हैं और लोग उसको पढ़ रहे हैं। इट वाज नॉट जस्ट मेन बट ऑल्सो वुमेन हु वुड रीड, द रिच वुमेन, है ना, क्योंकि बुक्स तो महंगे भी आते थे, तो उनको वही लोग खरीद सकती थी जिनके पास पैसे थे। तो इतना ज्यादा फेमस हुआ दैट शांघाई विच वाज द कैपिटल ऑफ चाइना, इट बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। ठीक है, अब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आती है जापान। तो 1.1 है प्रिंट इन जापान। तो चाइना से ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज दे आर नेबर्स,
तो चाइना से जो हैंड प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो जापान पहुंचती है 768 टू 770 ईडी के बीच। और सबसे पहली और सबसे पुरानी किताब जो वहाँ पे छपती है वो एक बुद्धिस्ट बुक होती है। उस बुक का नाम होता है डायमंड सूत्रा। ठीक है, यू मस्ट नो कि जो बुद्धिज्म है एज अ रिलीजन, इट ट्रैवल्ड फ्रॉम नेपाल इंडिया टू चाइना एंड जापान, है ना। तो ये इसीलिए बुद्धिज्म जो था बहुत फेमस था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट डायमंड सूत्रा सबसे पहला प्रिंटेड बुक था जापान का। ठीक है, उसके बाद जापान में भी जैसे रीडिंग टेक्नोलॉजी जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी आई, तो जापान में भी रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स टू पेपर मनी, हर टाइप की चीजें जो थी वो प्रिंट हो रही थी जापान में। उसके बाद पोएट्स हों, प्रोज लिखने वाले लोग, वो सब चीज लिख रहे थे, प्रिंट हो रही थी सारी चीजें। एंड स्लोली एंड स्टेडीली ईडो, विच लेटर केम टू बी नोन एज टोक्यो, मतलब आज जापान का कैपिटल टोक्यो है लेकिन पहले उसका नाम था ईडो। तो ईडो भी जो था वो धीरे-धीरे हब बन गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, और वहाँ पे हर टाइप का गैदरिंग में हर टाइप की जगहों पे पेंटिंग्स की इलस्ट्रेशन होती थी। ये सब प्रिंट से ही होता था, है ना। तो प्रिंटिंग जो था, जैसे उसने चाइना में धूम मचाई थी, वैसे ही है जापान में भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। पीपल वर लविंग इट एंड रीडिंग बुक्स, है ना। तो एक रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंट। इसने इतना ज़्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया। यहाँ पे हमें एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, इस इमेज में हम देख सकते हैं कि अ मॉर्निंग सीन यूकियो प्रिंट बाय शुनमैन कोबो लेट 18 सेंचुरी, जिसमें कि कैसे यहाँ पे एक आदमी है जो कि किताब पढ़ रहा है, बाकी लोग अपना डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो प्रिंट धीरे धीरे जापान और चाइना में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था। नेक्स्ट वी कम टू सब चैप्टर 2, दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो सब चैप्टर 1 में हमारे पास एक क्वेश्चन बना कि अकॉर्डियन बुक्स क्या थी, दूसरा क्वेश्चन बना डायमंड सूत्रा क्या था, तीसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि चाइना में ही प्रिंट कल्चर क्यों डेवलप हुआ। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग सब चैप्टर 2 पे आते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो पहले भी ट्रेड के कारण लोग मूव करते थे, सिल्क रूट से मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट था प्रिंट टेक्नोलॉजी का, वो 1295 में मार्को पोलो नाम के एक एक्सप्लोरर थे, ठीक है, जो कि इटालियन थे। वो इटली से जब चाइना से वापस इटली आए, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूरोप में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और मार्को पोलो के कारण ये टेक्नोलॉजी अब यूरोप के भी लोग यूज करने लगे, और अब इटली में भी लोग वुड ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, वहां पे भी अब किताबें बनने लगी। जो सबसे उस टाइम की जो हैंड रिटन एक्सपेंसिव किताब होती थी वो वेलम होती थी। यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी आने से पहले लोग हाथ से ही प्रिंटिंग कर रहे होते थे, हाथ से लिख रहे होते थे किताब, प्रिंटिंग नहीं करते थे, हाथ से लिखते थे। तो उस किताब को बोलते थे वेलम। वेलम क्या हुआ? अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो वेलम वैसा किताब होता था जो कि किसी भी एनिमल फ्लैश से, एनिमल स्किन से बना हुआ हो। ठीक है, तो पहले लोग वेलम यूज करते थे यूरोप में। ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रिंट टेक्नोलॉजी आ गई, और अब यहाँ पे भी प्रिंट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सेल होने लगी। और वेलम में दिक्कत ये थी कि बहुत एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि बस एरिस्टोक्रेटिक लोग और रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज बस यही वेलम प्रोड्यूस कर पाती थी। ठीक है, लेकिन मर्चेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इनको चीप प्रिंटेड कॉपीज चाहिए होती थी। ठीक है, तो इसीलिए धीरे धीरे जो उस टाइम के बुक सेलर्स थे, इनफैक्ट पूरे यूरोप के जो बुक सेलर्स थे, उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया प्रिंट टेक्नोलॉजी वाली किताबों का। अब यहाँ पे बताया है कि जैसे जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट होते थे, उनका डिमांड तो था, ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगे होते थे, प्लस ये बहुत जल्दी खराब हो सकते थे। और जो बुक्स वैसी थी जो कि प्रिंट होके आ रही थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी आ रही थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता था, लॉन्ग लास्टिंग होता था, थोड़ा चीप भी होता था। तो इस तरीके से यूरोप में भी वुड ब्लॉक जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर हो गया कि हर टाइप की चीज़ों में प्रिंटिंग होने लगा, और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जोहान गटेनबर्ग की स्टोरी। ठीक है, जोहान गटेनबर्ग जो है, ये ये जर्मन थे। ठीक है, और 1430s में इन्होंने सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस, पूरी दुनिया में जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो इन्होंने बनाया। तो जोहान गटेनबर्ग की स्टोरी ये है कि ये जो थे एक एग्रीकल्चरल एस्टेट में पले बड़े थे। इनके फादर जो थे, वो उनका बहुत बड़ा फार्म होता था। उस फार्म में बहुत सारे ऐसे बेरीज और अलग-अलग टाइप के जो प्लांट्स है, ऑर्किड बेसिकली था। तो उसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाता था, जिनसे वाइन बनती थी। ठीक है, तो वाइन बनने का जो प्रोसेस था, जैसे वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस होते थे उनके खुद के फार्म में,
तो उन वहाँ पे वो देखते थे कि जब किसी भी वाइन या किसी ऑलिव्स को प्रेस करके ही जूस एक्सट्रैक्ट होता था। उस जूस को फर्मेंट करके फिर मतलब फाइनली फर्मेंटेशन से सब चीज़ों से अल्कोहल बनता था, ठीक है? तो उन्होंने देखा कि वाइन या ऑलिव प्रेसेस में क्या हो रहा है, जब ग्रेप्स को प्रेस किया जा रहा है या इन सारे फ्रूट्स को प्रेस करके जो पूरा प्रोसेस है निकालने का, तो अगर हम उसी प्रेस में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में, देयर इज अ मैन, राइट, एंड दिस इज अ स्क्रू, और स्क्रू को वो इस हैंडल से मूव कर रहा है चारों तरफ, ठीक है, रोटेशन हो रहा है। और इस स्क्रू के रोटेशन से क्या हो रहा है कि ये जो प्लेटेन है, मतलब ये एक बहुत हैवी सामान है, ये प्लेटेन जो है ये भी मूव कर रहा है या ये भी प्रेस हो रहा है, इसके स्क्रू की मूवमेंट से ये प्लेटेन जो ऊपर नीचे प्रेस हो रहा है। तो अगर हम लोग इस प्लेटेन के नीचे में कोई ऐसा वुड ब्लॉक रख दे जिसमें कोई अल्फाबेट का नाम हो, कोई एबीसीडी कुछ हो इस तरीके से, और नीचे में अगर पेपर रख दिया जाए, तो क्या होगा कि अगर कोई स्क्रू को हैंडल से रिमूव मतलब रोटेट करेगा और ये प्लेटें जब प्रेस होगा इस पेपर पे, तो प्रिंटिंग हो जाएगी, है ना? तो अभी जो हम लोग हाथ से प्रिंटिंग कर रहे हैं, वो हम लोग एक टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं और एक टेक्नोलॉजी इस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है। तो इस प्रोसेस को जो कि इस यही सिमिलर प्रोसेस था जो कि शॉप्स में जो वाइन शॉप्स थे, वाइन फैक्ट्रीज़ थी, उनके प्रोडक्शन के लिए होता था, है ना? इस प्लेटिन की जगह पे जूसेस रखे जाते थे और उनको प्रेस किया जाता था जूसेस को जू मतलब उन फ्रूट्स को रखा जाता था जिन फ्रूट से जूसेस निकलती थी, है ना? और फिर फाइनली अल्कोहल बनता था। तो जब गटेनबर्ग ने ये सिस्टम ऑब्जर्व किया तो उनको लगा कि इसी सिस्टम से तो मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी बना सकता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दिस नॉलेज इटसेल्फ ही डिजाइन्ड हिज इनोवेशन, एंड फाइनली प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल उन्होंने तैयार किया, ठीक है। और प्लेटिन पे वो क्या रखते थे, अलग अलग मेटल टाइप्स रखते थे फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अलग अलग अल्फाबेट के मेटल टाइप्स रखे जाते थे उस प्लेटिन पे, ठीक है। तो 1448 तक इन्होंने ये पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया, और इनकी जो पहली किताब जो उन्होंने छापी वो थी बाइबल। ही वाज अ क्रिश्चियन, सो डेफिनेटली ही पब्लिश्ड द फर्स्ट बुक व्हिच वाज बाइबल। और विद इन 3 इयर्स इनका जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था वो 180 कॉपीज बाइबल का बना गया, एंड दिस वाज अ बिग नंबर बैक देन, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतना ज़्यादा बुक प्रिंट करना वाज नॉट पॉसिबल, वन हैंड पॉसिबल नहीं था इस तरीके से। लेकिन जब इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी तो उस टाइम के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा नंबर था, ठीक है। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, जब बुक्स जो प्रिंट किए जाने लगे, वो उनको फिर और डेकोरेट भी किया जाता था, ठीक है, हैंड रिटन स्टाइल से, अलग-अलग पैटर्न्स, इलस्ट्रेशंस उसको और डेकोरेट करके वो और रिच क्लास जो था वो उसको और ज़्यादा खरीद रहा था। सो बेसिकली दिस बिकेम अ हिट। पीपल स्टार्टेड बाइंग दिस प्रिंट टेक्नोलॉजी वाली बुक, ठीक है। एंड इन द 100 to and in the next 100 years 1450 to 1550 printing presses were set up in most countries of Europe। तो प्रिंटिंग प्रेस की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई वो पूरे यूरोप में अगले 100 सालों में बनने लगी, ठीक है, सेटअप हो गई। और देखते ही देखते सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी तक 20 मिलियन कॉपीज जो थी वो यूरोप के मार्केट में आ चुकी थी। मतलब लोगों ने प्रिंटिंग में हेविली इन्वेस्ट किया, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हर जगह यूज हो रही थी और अलग अलग टाइप की किताबें बहुत ज्यादा मात्रा में छापी जाने लगी थी, ठीक है। यहाँ पे प्लेटन का मतलब इम्पोर्टेंट है। ओके, सो जोहान गटनबर्ग के ऊपर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, बिकॉज दिस इज क्वाइट अ मेन पर्सन हु डिड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रिंट, एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो हमने ये देख लिया कि जोहान गटनबर्ग ने किस तरीके से प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप की, किस तरीके से उन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स में 180 कॉपीज बेची, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका असर क्या हुआ। तो सबसे पहला असर ये था कि एक नई रीडिंग पब्लिक डेवलप हो चुकी थी। मतलब जब बुक्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होने लगे तो लोगों ने पढ़ना भी बहुत ज़्यादा शुरू किया, ठीक है। और क्योंकि बुक्स अभी प्रिंट होके आती थी तो उसका जो कॉस्ट था और जो टाइम लगता था उसमें वो सब कम हो गया, है ना। तो वो चीज़ जो थी, जो बुक होती थी जो कि पहले बहुत कॉस्टली होती थी क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी, वेलम पे लिखी जाती थी, अब वो सारी चीज़ें प्रिंट होके आ रही हैं तो उसका कॉस्ट कम हो चुका है। तो पीपल जो हैं, जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है बुक्स जो है लोगों के लिए, है ना। तो एक नया कल्चर जो है, रीडिंग कल्चर, वो डेवलप हो चुका है। और अब रीडिंग सिर्फ एलीट लोग नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो एकदम टॉप नॉच रिच लोग हैं बस वही नहीं कर रहे हैं, ये हर टाइप के जो लोग हैं, इनफैक्ट जो कॉमन पीपल है वो भी किताबें पढ़ रहे हैं। और वैसी किताबें जो कि मान लो कुछ लोग हैं जो कि लिटरेट नहीं है ना, जो कि पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो किताबें होती थी वो लाउड आउट पढ़ी जाती थी, जैसे कोई चौराहे पे खड़ा है और वो किताब पढ़ रहा
है ना, जैसे सेक्रेड टेल्स हो गए या फिर बैलेड्स हो गए, ठीक है, फोक टेल्स हो गए, इन सारी चीज़ों को नरेट किया जाता था लोगों को। तो नॉलेज ओरली भी ट्रांसफर हो रहा था और रिटन फॉर्म में भी ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। प्लस उस टाइम के जो बुक सेलर्स थे, उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, बिकॉज दे कुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग द बुक्स टू पीपल। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक्स की रीच को बढ़ाना शुरू किया। दे वांटेड टू इंक्रीज द रीच ऑफ प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, ताकि किताबें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। तो ये क्या करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे मैंने बताया, तो उनके लिए क्या किया जाता था, उनके लिए किताबें बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से पढ़ा जाता था चौराहों पे या फिर ऐसे कॉमन प्लेसेस पे, है ना? ताकि उनको किताब पढ़ने का मन करे। अब मान लो अगर आपको कोई ऐसा कोई रिलिजियस टेक्स्ट है जो कि आपको मुँह ज़बानी याद है ना? लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपको उसकी किताब कहीं पे दिखेगी तो आप उसकी किताब खरीदना चाहोगे, है ना? मान लो आपने कोई पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सुनी हुई है, उसको कोई चौराहे पे सुना रहा है, यू नो द स्टोरी बाय हार्ट, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते हो। बट वन फाइन डे यू नो कि अच्छा बुक उसकी अवेलेबल है, तो मैं बुक खरीद सकता हूँ बिकॉज़ आई नो द स्टोरी बाय हार्ट, मुझे ओरली पता है। तो इस तरीके से भी दिस वाज़ अ बिज़नेस टैक्टिक कि किस तरीके से बुक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन किया जाए। उसके बाद बहुत सारे लोग पॉपुलर बैलेड्स यानी हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल इन वर्स यूजुअली संग और रिसाइटेड, तो बहुत ऐसे रिलीजियस बुक्स, बैलेड्स ये सब भी बनाए जा रहे थे, उनको भी बेचा जा रहा था। पिक्चर्स डाली जाती थी किताबों पे, है ना? तो इस तरीके से प्रिंटिंग जो थी उसको ज़्यादा फ़ेमस किया जा रहा था। इसको एज़ अ बिज़नेस भी प्रमोट किया जा रहा था और एक नई रीडिंग पब्लिक डेवलप हो रही थी। लेकिन इसका एक डीमेरिट था। डीमेरिट ये था कि अब प्रिंटिंग के कारण आप अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को लिख सकते हो। मतलब आप सिर्फ़ पढ़ नहीं रहे हो, आप लिख भी तो सकते हो प्रिंटिंग से। तो जिनके व्यूज़ ऐसे हैं जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि रिलिजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में आपको नाम याद रखना है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने 1517 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था 95 थीसिस, ठीक है? इस किताब में उन्होंने उस समय के रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ किया। नाउ लेट मी टेल यू, क्रिश्चियनिटी में बेसिक बेसिक 2 सेक्शंस है, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स हो जाते हैं जो कि थोड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, है ना? जिनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है। प्रोटेस्टेंट्स वो हैं जो कि थोड़े से लीनिएंट हैं, ठीक है? जो कि थोड़ा-सा ईज़ी जाता है कि चलो ठीक है। तो अब हुआ ये कि जो मार्टिन लूथर थे, ठीक है? उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस और इस 95 थीसिस में उन्होंने उस टाइम के रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, पहले सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च ही एग्ज़िस्ट करता था, वो बहुत पावरफुल चर्च था, ठीक है? मतलब आप ये समझ सकते हो इट वाज़ द हेड ऑफ, इन फैक्ट दिस चर्च वुड कंट्रोल किंग्स एज़ वेल। है ना? उस टाइम किंग्स भी अगेंस्ट नहीं जाते थे रोमन कैथोलिक चर्च के। तो इस इंसान ने क्या किया, एक किताब लिखा और उन्होंने इसका जो पोस्टर था वो चर्च के सामने जाके चिपका दिया। इस तरीके से सीधा-सीधा उन्होंने चैलेंज कर दिया चर्च को। उस टाइम इतना ज़्यादा पावर था इस चर्च का कि गैलीलियो या फिर कोपरनिकस, उस टाइम के जो साइंटिस्ट होते थे, जो अलग-अलग आइडियाज़ देते थे और अगर वो रिलिजन से अलग जाता था, तो उन साइंटिस्ट को, उन रिसर्चर्स को भी पनिश किया जाता था, उन स्कॉलर्स को पनिश किया जाता था। चर्च इतना पावरफुल था, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ठीक है? ये एकदम रिलिजन से वर्बाटम एकदम शब्द बा शब्द ये फॉलो करते थे रिलीजन को, ठीक है? लेकिन मार्टिन लूथर ने उस इस सारी चीज़ को चैलेंज कर दिया और उसके कारण उनकी किताबों को जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो उनको लगा कि यार इस बंदे की बात में तो दम है। कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है? बहुत ज़्यादा उस उनकी जो किताब थी वो छपने लगी और उसके बाद फाइनली प्रोटेस्ट हुआ एंड इट लेड टू बर्थ ऑफ अ डिफरेंट रिलिजन, मतलब अ डिफरेंट सेक्ट इन द रिलिजन, और इसके कारण जन्म होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का। और फाइनली हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी फिर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में बट गई, है ना? तो कैथोलिक्स वो थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स वो थे जो कि नए आइडियाज पे वर्क करना चाहते थे। तो ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हो गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हो गया बिकॉज ऑफ प्रिंट कल्चर। तो आप देख रहे हो कि कैसे प्रिंट कल्चर में क्या हुआ, सिर्फ ऐसा नहीं हुआ है कि रीडिंग कल्चर ही प्रमोट हुआ है, लेकिन एक अपने आप में एक धर्म के अंदर 2 सेगमेंट्स हो गए बिकॉज़ ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है प्रिंटिंग कल्चर का, ठीक है? साथ-साथ लूथर ने न्यू टेस्टामेंट को भी ट्रांसलेट किया,
ठीक है, तो इस तरीके से उनका देखा जा सकता है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है मार्टिन लूथर का। ठीक है, और मार्टिन लूथर ने कहा था कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट जो है इंसानों को मिला, दैट इज प्रिंट। है ना, तो इस तरीके से प्रिंट का कंट्रीब्यूशन रहा। अब प्रिंट एंड डिसेंट, अब क्या हुआ, मार्टिन लूथर ने तो गेट ओपन कर दिया। सब अब धीरे धीरे मार्टिन लूथर को ही फॉलो कर रहे थे। Everybody who would feel, anything against the church or their religion, or they would interpret their religion differently, they would write against their religion, है ना। उस टाइम बहुत लोगों ने अगेंस्ट में लिखा, जैसे मिनोशियो, ही वाज अ मिलर इन इटली, ही read books which were available in his locality. He reinterpreted the message of Bible and formulated a view of God and creation that enriched the Roman Catholic Church. When the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed. है ना, तो यहाँ पे मेनोशियो की स्टोरी बताई है कि वो इटली का रहने वाला एक बहुत कॉमन मैन था। उसने चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, उसने जो समझा, जैसा उसको ठीक लगा उसने लिखा, और उसको इस चीज के लिए पनिश किया गया एंड फाइनली ही वाज किल्ड, ही वाज एग्जीक्यूटेड। है ना, तो चर्च जो था मार्टिन लूथर के इंसिडेंट्स के बाद बहुत ज्यादा सतर्क था कि यार अब हमें एक दूसरा मार्टिन लूथर नहीं चाहिए। तो चर्च ने बनाया एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, मतलब एक लिस्ट बनाई कि किन बुक्स को नहीं पढ़ना है, किन को प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है ना। इस तरीके से उन्होंने चर्च ने इस प्रिंट एंड डिसेंट को रोकने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ मैकेब्रे डांस। मैकेब्रे डांस वो होता है जो कि जो भूत प्रेत वाले ऐसे स्केलेटन टाइप के जो लोग होते हैं, जब वो डांस कर रहे होते हैं उसको मैकेब्रे डांस बोलते हैं। मतलब बेसिकली हेल में जिस टाइप से डांस होता है, या फिर जो भूत पिशाच जिस टाइप का डांस करते हैं, दैट इज मैकेब्रे। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रीडिंग मेनिया। लास्ट सब चैप्टर 3 में हमने देखा जो, उसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। सो प्लीज प्रिपेयर द टू। ओके, सो नाउ वी कम टू सब चैप्टर 4, दैट इज द रीडिंग मीनिया। रीडिंग मीनिया में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मीनिया मतलब ही होता है पागलपन। है ना, जब किसी चीज का कीड़ा काट ले, आपको लगे कि मुझे बस यही काम करना, दैट इज मीनिया। ठीक है, तो द रीडिंग मेनिया मतलब पढ़ने का लोगों को में इतना ज्यादा जुनून हो गया, इतना ज्यादा शौक डेवलप हो गया कि एवरीबडी वुड लाइक टू रीड। है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो क्या देखा हमने कि जैसे यूरोप में जब प्रिंट कल्चर आया, सो बाय 18th सेंचुरी यूरोप की लिटरेसी पहले बहुत लो थी, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था यूरोप में, बहुत अनएजुकेटेड लोग रहते थे। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते लिटरेसी रेट जो थी 60 to 80% आ चुकी थी कई कई जगहों पे। मतलब लिटरेसी का इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला बिकॉज ऑफ बुक्स, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग कल्चर। ठीक है, तो एक पूरी की पूरी जनरेशन तैयार हो चुकी है जो कि किताबें पढ़ना चाहती है। और इसमें बुक सेलर्स का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ट्रेडर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने बुक्स को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया लोगों के लिए, इतना एनहांस किया बुक्स को कि लोग बुक्स खरीदते थे। है ना, तो किस तरीके से बुक्स को एनहांस किया, क्या उसकी रीच बढ़ाने के लिए क्या किया, तो सबसे पहले एल्मेनाक्स या फिर रिचुअल कैलेंडर्स बनाने शुरू किए। मतलब आप, आई एम श्योर आप लोगों के घर पे होगा कोई एक ऐसा कैलेंडर जिसमें हिंदू धर्म के हिसाब से तिथि लिखी गई होगी, या आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उस रिलीजन के हिसाब से एक ऑस्पिशियस डे लिखा गया होगा उस कैलेंडर में, दैट इज एन almanac। ठीक है, उसके अलावा बुक्स को ऑर्डिनरी रीडर्स तक पहुंचाने के लिए क्या किया गया, पेनी चैप बुक्स छापे गए। पेनी चैप बुक्स मतलब सस्ती किताबें छापी गई। ठीक है, जो इन बुक्स को कैरी करते थे उनको चैपमैन बोलते थे। ठीक है, ये आपको आपको इसके लिए बहुत महंगे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप एक आध सिक्के में, एक आध पेनी में इस चैप बुक को खरीद सकते हो। ठीक है, फ्रांस में इन चैप बुक्स को बोला जाता था बिलियोथीक ब्लू। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट वाज दिस बिलियोथीक ब्लू, या फिर चैप बुक्स क्या होते थे। ये दीज यूज टू बी द चीप बुक्स। ठीक है, ताकि लोग पढ़ सके, जो पुअर है वो भी बुक्स को अफोर्ड कर सके, उनको बोला जाता था चैप बुक्स। तो चैप बुक्स छापी जाने लगी। उसके बाद बुक्स की जो जो ऐसी जो पुअर बुक्स होती थी, चीप बुक्स होती थी, ऑफ कोर्स उनकी पेपर क्वालिटी कम होगी, खराब होगी। उसके बाद अलग अलग जॉनरे की किताबें छापी जाने लगी, रोमांस नॉवेल्स हो गए, या फिर हिस्ट्री के बारे में बात हो गई, अलग अलग थीम्स पे बुक लिखी जाने लगी ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, बुक्स का फायदा क्या हुआ कि अलग अलग कोने से जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, वो भी अपने बुक्स को लिखते थे, वो भी अपने जर्नल्स या अपने रिसर्च के ऊपर लिखते थे ताकि लोग उसको पढ़ सके। है ना, इस तरीके से भी बुक का जो था रीच बढ़ा, लोगों ने बुक्स को पढ़ना शुरू किया।
और जैसे आइजैक न्यूटन से लेके अलग अलग टाइप के जो फिलोसोफर्स थे, वोल्टेयर, जीन जैक्विस रूसो, इन सब ने किताबें लिखी। आपने बायो में पढ़ा होगा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया। उन्होंने भी अपने जो रिसर्च वर्क किया था उसके बारे में लिखा था, बट आफ्टर ही डाइड उसके बाद उनके रिसर्च वर्क को कुछ लोगों ने पढ़ा और फिर उसके बारे में लिखा, तो ही बिकेम पॉपुलर, है ना। तो ये बता रहा है ये चीज कि किस तरीके से साइंटिस्ट भी प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी बातों को फैलाने में। तो इस तरीके से जो बुक्स का जो क्रेज था लोगों के बीच में वो इंक्रीज हुआ। दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, ये एग्जाम में आ सकता है कि किस तरीके से बुक्स का जो सर्कुलेशन था वो बढ़ाया गया। ठीक है। नाउ वी कम टू 4.1, दैट इज ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक स्टेटमेंट है जो कि बोला है लुइस सेबास्टियन मर्सियर ने। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस विच हैज बीन स्पोकन बाय हिम। इस सेंटेंस को पूरा पूरा देखो। The printing press is the most powerful engine of progress, and public opinion is the force that will sweep despotism away. ठीक है। And he said that tremble therefore tyrants of the world. तो इसका मतलब ये है, ट्रेम्बल ट्रेम्बल मतलब होता है डरो, टायरेंट्स मतलब वो जो कि गलत काम करते हैं या फिर वो डिक्टेटर्स जो कि लोगों को दबा के रखते हैं, उनको टायरेंट्स बोला जाता है। तो लुइस सेबास्टियन ने बोला कि प्रिंटिंग जो है वो अपने आप में सबसे पावरफुल वेपन है। अगर आपको किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है तो आपको फिजिकली वेपन्स उठा के लाने की जरूरत नहीं है। आप पेन और पेपर रखो, आप किताब लिखो, आप उसको सर्कुलेट करो, लोग उसको पढ़ेंगे, लोग आपके आइडिया से मोटिवेट होंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वैसे ही जैसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ है ना मार्टिन लूथर की किताब से, तो उसी तरीके से लोग प्रोटेस्ट करेंगे और जो टायरेंट है होगा, है ना, या फिर जो डिस्पोटिज्म फैलाएगा, डिस्पोटिज्म मतलब जो ऑटोक्रेसी लाएगा, या मतलब एक इंसान अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, लोगों को दबाने लगे, तो उसको डिस्पोटिज्म बोलते हैं। तो जो डिस्पोटिज्म लाएगा या टायरनी लाएगा, उसके अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं विथ आर वेपन, और हमारा वेपन होगा प्रिंट। हम लोग कुल्हाड़ी से हम लोग कोई स्वर्ड या फिर कोई ऐसा भाला वाला लेके नहीं जाएंगे। हम लोग किताब लिखेंगे, हम लोग अपने थॉट्स को डिसेमिनेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, अपने आइडियाज बताएंगे, एंड पीपल विल कम टुगेदर एंड दे विल प्रोटेस्ट, है ना। तो ये पावर है प्रिंटिंग की। हमें इसीलिए किसी भी अपने ऑपरेसर से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया ये स्टेटमेंट, ये जानना भी जरूरी है, और इसका मतलब क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वी कम टू प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन रिलेटेड है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज वेरी वेल रिलेटेड। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस टाइम के बहुत सारे फिलोसोफर्स थे। ठीक है, जिसमें आपने वोल्टेयर के बारे में पढ़ा, रूसो के बारे में पढ़ा, जॉन लॉक के बारे में पढ़ा, मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा। इन सब लोगों ने अपनी अपनी किताबों में बहुत सारे थॉट्स लिखे थे। ठीक है, अगेंस्ट द किंग, इन्होंने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट क्या हो सकती है, गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ये सब वोल्टेयर ने और रूसो ने अपनी बुक में लिखा है। और उस टाइम जो फ्रांस की पब्लिक थी वो इन किताबों को पढ़ के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी, इंस्पायर हुई थी, और उन सब में वो जोश आया था। उन सबको समझ में आया था कि क्या सच है, क्या गलत है। जो लुइस 16 है वो हमारे साथ क्या-क्या गलत कर रहा है और हमें कैसे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम लोग बहुत हद तक रिलेट कर सकते हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी से, बिकॉज प्रिंट टेक्नोलॉजी ड्रोव फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ द वर्क्स ऑफ वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एंड जॉन लॉक, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के लिए और ये आपको पता होना चाहिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स। आई होप इट वाज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। इफ यू हैव एनी डाउट or if you have any suggestion, do let me know in the comment section. Till then, please like, share, and subscribe my channel. Thank you.